So let me first introduce myself. This is Silky Lamba. I am faculty at Academic Junction, having 14 papers in progress, and we are here together to discuss about actuarial science. And we have received a lot of entries from different participants asking us a lot of doubts relating to actuarial science. So we will try our best to answer all your doubts relating to actuarial science. So as communicated to you before, the session is divided into two parts. Part 1 will continue till 1:10 p.m. and the next part will start. So I will try my best to answer all your doubts. Any doubts related to anything, you can just pen down your doubts, and as and when we ask for discussion, you can raise and ask any doubts. So we have received the following responses from the participants. Let us quickly go through the different responses, what they expect from this seminar. So want to know, I have received these responses. Want to know about actuarial science, basic idea about the career and papers, about clear short about actuarial, confused to take this as career option, detailed information about exams. I want to have a clear view about actuarial science. So all these responses we have received from different participants. So let's start with the main topic about today's webinar. Who is an actuary? So most of you have heard कि भाई actuarial science में हमें मैथ्स की नॉलेज चाहिए होती है, स्टैट्स की नॉलेज चाहिए होती है, इकोनॉमिक्स की नॉलेज चाहिए होती है, एंड ये कोर्स बहुत टफ है. ये कोर्स सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके मैथ्स में 95, 99 आए हैं, या फिर इस कोर्स में जॉब्स की बहुत स्ट्रगल चल रही है, या सिर्फ ये कोर्स इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी बनाना या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना. सो जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू एक्चुअरियल साइंस या जो भी आपने सुना है रिलेटेड टू एक्चुअरियल साइंस, दिस वेबिनार विल हेल्प you to clear all your doubts. So let's first start with the main question कि भाई actually होता क्यों है. So those who have cleared 1 or 2 exams currently and are pursuing actuarial science, they must be knowing कि भाई actually होता कौन है. लेकिन specially the session is for those जिनके लिए ये जिन्होंने अभी क्लास 12th के बस बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं और उनको ये जानना है कि what this field is all about. So who is an actuary? बेसिकली आपका देखो, वी नो कि अभी करेंटली पूरे वर्ल्ड में वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस पेंडेमिक सिचुएशन, एंड ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन एंटायर वर्ल्ड इज अफेक्टेड, बी इट इकोनॉमी, बी इट बिजनेसेस, एवरीवन इज अफेक्टेड. तो ये बहुत बड़ा रिस्क है हमारे पूरे वर्ल्ड में. सो दिस पेंडेमिक वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क, जो कि अगर पहले प्रिडिक्ट किया होता तो शायद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, मेडिक्लेम पॉलिसीज, जर्नल इंश्योरेंस पॉलिसीज, इन लोगों के लिए बहुत हेल्प हो जाती. एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली डू. एक्चुअली क्या करता है? एक्चुअली हेल्प्स टू मैनेज ऑल द रिस्क. सो जितने भी रिस्क होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक्चुअली सारे रिस्क को पहले प्रोजेक्ट करता है. सो बेसिकली एक एक्चुअली का काम है कि जो लेमैन नहीं सोच सकता है कि ये रिस्क मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, ये रिस्क मेरे पॉलिसी में आएगा, एक्चुअली का क्या काम है? उस रिस्क को प्रोजेक्ट करना, उस रिस्क के लिए मिटिगेशन टेक्निक सोचना, और उस रिस्क से आने वाले नुकसान को, जिसको भी से रिस्क कॉन्सिक्वेंसेस, उनको कम करना. सो एक्चुअली की आपके पूरे वर्ल्ड में क्यों डिमांड बढ़ी जा रही है? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे एवरीवन वांट्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम रिस्क. जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर हमारी डेथ हो गई तो व्हाट विल हैपन टू आवर डिपेंडेंट्स. हम मेडिक्लेम पॉलिसी क्यों लेते हैं? हमें बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर हम बीमार हो गए तो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा. हम कार की पॉलिसी क्यों लेते हैं कि भाई अगर चलाते चलाते कार को कोई नुकसान हो गया तो हु विल बियर दिस नुकसान. सो व्हाट डू एक्चुअली डू? चाहे वो जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे पेंशन की कंपनी है, एक्चुअली का मेन काम है रिस्क को प्रोजेक्ट करना एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करवाना कि वो आने वाले सारे रिस्क के लिए प्रिवेंट कर सके. सो ये जो पेंडेमिक हुआ है अभी वर्ल्ड के अंदर, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो एक्चुअली काम करता होगा उसने कहीं ना कहीं इसकी ये प्रोजेक्शन नहीं कर सकते हम कि ये पेंडेमिक कब होगा, लेकिन ये प्रोजेक्शन जरूर कभी करी होगी कि अच्छा अगर पेंडेमिक हो जाता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी पॉलिसीज का क्लेम अराइज हो सकता है.
अच्छा अगर ये ऐसा कोई एपिडेमिक आ जाता है हमारी इकोनॉमी में, तो इतनी पेंशन पे देनी पड़ जाएगी, इतने लोगों की डेथ हो जाएगी, इतने लोगों को मेडिक्लेम की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्चुअली का काम यही है, आने वाले सारे रिस्क को प्रोजेक्ट करना। इन्हीं रिस्क को प्रोजेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले रिस्क की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। आप किसी इवेंट को तभी प्रोजेक्ट कर सकते हो जब आपके पास उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। So you will have to calculate the probability associated with future events. This is estimated probability. This is not the actual probability, क्योंकि हमें रिस्क को भी पता ही नहीं है, हम तो रिस्क से प्रोजेक्ट कर रहे हैं. So you will have to evaluate the estimated probability. प्रोबेबिलिटी जिन इवेंट्स की बहुत ज्यादा हाई आएगी, जैसे अगर किसी एक्चुअली ने एपिडेमिक प्रोजेक्ट किया होगा तो उसने इसको साथ बहुत लो प्रोबेबिलिटी दी होगी कि हमें नहीं लगता ऐसा कभी आएगा, और कभी आ भी गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है. सो वी ऑल नो कि ऐसे ये पेंडेमिक हमारे वर्ल्ड में बहुत कॉमन चीज नहीं है, ये बहुत टाइम बाद कोई ऐसा पेंडेमिक आया. सो इसके साथ जो एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है बहुत लो. So you will have to evaluate the probability for those events which are very very high probability and at the same time they are very high consequences. We try to reduce those likelihood of those events. हमें उनकी probability को कम करना होता है. हमें उनकी probability को कम कैसे करना होता है? रिस्क मिटिगेशन सीखना होता है. तो ये सब कुछ आप अपने एक्चुअरियल के पेपर्स में सीखते हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप धीरे 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 जब आप ऑफिस में जाते हो तभी आप उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीख सकते हो. So actuarial papers will help you to learn all the things associated with estimating the probability of events and all those things, and then you will learn the practical implementation as in when you will go and work in an office. For example, अब actuary को अब actuarial में हम कौन कौन से projects को evaluate करते हैं. हम कार इंश्योरेंस कंपनी में एक्चुअली का क्या काम होगा? प्रीमियम कैलकुलेट करना कि ये पर्सन अगर मेरे साथ कार लेने आता है तो इसको मुझे कितना प्रीमियम चार्ज करना है. आप कार की पॉलिसी लेते हो, आप में उसको बताते हो, आपको पॉलिसी डिजाइन जो आपका एडवाइजर आता है वो आपको बोलता है कि हाँ आपको इतना प्रीमियम पे करना होगा. सो प्रीमियम जो कैलकुलेट हुआ है वो प्रीमियम एक्चुअली कैलकुलेट करता है. सो प्रीमियम कैलकुलेट करना इज अ वर्क ऑफ एन एक्चुअरी, लेकिन पॉलिसी बेचना इज नॉट अ वर्क ऑफ एन एक्चुअरी. सो प्लीज मेक योरसेल्फ क्लियर. ये बहुत लोगों को ये मिथ होता है कि प्रीमियम पॉलिसी बेचना इज अ वर्क ऑफ एन एक्चुअरी. सो पॉलिसी बेचना इज नॉट अ वर्क ऑफ एन एक्चुअरी, वो पॉलिसी बनाना एक्चुअरी का काम है. सो हमारा काम क्या होता है ऑफिस में कि हमें पॉलिसीज के एसोसिएटेड प्रीमियम कैलकुलेट करना है कि अच्छा पर्सन अगर कभी इतनी ये पॉलिसी लेता है, उसका ये सम एश्योर्ड है, उसको हम ये बेनिफिट्स देंगे तो व्हाट इज द एसोसिएटेड प्रीमियम कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस. जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको आपका एडवाइजर आके बोलता है कि हाँ जी आपको इतना सम एश्योर्ड मिलेगा और आपको उसका एक साल का इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा. बट व्हाट एग्जैक्टली इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम, दैट इज डिसाइडेड बाय एन एक्चुअरी टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज दैट कैन अकर इन अ पर्सन्स लाइफ. सिमिलरली पेंशन कंपनीज में एक्चुअरी का क्या रोल है? पेंशन कंपनीज में एक्चुअरी का रोल होता है कि भाई एक पर्टिकुलर कंपनी है, आपको पता है इंडिया के अंदर क्या रूल है कि जब एक हमारी कंपनी में 10 से ज्यादा लोग होंगे तो हमें उन्हें प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन, उन्हें प्रोविडेंट फंड देना होता है, हमें उनको पेंशन प्रोवाइड करनी होती है. जब एक पार्टिसिपेंट 5 साल से ज्यादा एक कंपनी को सर्व करता है तो उसे हमें ग्रेचुटी बेनिफिट देना होता है पेंशन के टाइम पर. तो व्हाट हैपेंस इज पेंशन कंपनीज में भाई एक्चुअली क्या करता है, पेंशन कंपनी में एक्चुअली कंपनी को बताता है, जैसे पेप्सी एक कंपनी है, पेप्सी के अंदर लेट्स सपोज 50,000 एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, तो वहां पे एक्चुअली बताता है कि भाई अगर ये 50,000 एम्प्लॉइज हमारे पास ये रिटायरमेंट तक रहते हैं तो इनको हमें कितना बेनिफिट देना पड़ेगा. जब अगर बाई चांस इनकी डेथ हो जाती है तो हमें कितना बेनिफिट देना पड़ेगा. बाई चांस इनमें से कोई हमारी कंपनी को छोड़ के चला जाता है तो हमें कितना बेनिफिट देना पड़ेगा, ताकि कंपनी उतना रिजर्व ऑलरेडी अपने पास बना के रखे. सो मेन थिंग इज कि आपकी इनसॉल्वेंसी के चांसेस को कम करना इज द वर्क ऑफ एन एक्चुअरी, ताकि हमारी इमेज बड़ी रहे, ताकि हम आगे सारे रिस्क एंटिसिपेट कर सके और अपने रिस्क को मिटिगेट कर सके. दिस इज द वर्क ऑफ एन एक्चुअरी. So let's now go through the main thing, the course structure.
Course structure means कि what all things you have to do to enter into the field of actuarial science, क्या eligibility criteria होता है. So most of the people have lot of confusion regarding this eligibility criteria. तो please इसको आप बहुत ध्यान से सुनना, and then I will allow you to discuss all your doubts. But first please listen. So ये पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि आज से पहले 2019 से पहले we used to have 15 actuarial exams, but now the course structure has changed. We have 1, 3, 13 actuarial exams. The exams are globally recognized. There are two societies, Institute and Faculty of Actuaries IFOA, Institute of Actuaries of India II. Institute and Faculty of Actuaries IFOA का जो headquarters है that is in London, UK. Institute of Actuaries of India II के headquarters is in Mumbai. ये दोनों societies 13 एग्जाम्स आप इन दोनों सोसाइटीज में से किसी भी सोसाइटी से क्लियर कर सकते हो. And once you clear 13 exams, you will be say as a actuary of that particular society. Now what happens is there are eligibility criteria to enter into these two societies. First, IFOA society का eligibility criteria क्या है? IFOA society कहती है कि मुझे मैथ्स में आपके 85% मार्क्स चाहिए. They are not talking about aggregate in class 12th. They are talking about only and only class 12th maths में 85 marks. तो अगर आपके class 12th maths में 85 marks आ जाते हैं तो IFOA कहता है कि भाई आपको मेरी मेंबरशिप डायरेक्टली मिल जाएगी. तो सितंबर अटेम्प्ट है अब इनकी नेक्स्ट टाइम. सितंबर अटेम्प्ट के लिए लास्ट डे फॉर मेंबरशिप इज 4th May 2020. लेकिन वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 12 जिनका पेंडेमिक की वजह से रिजल्ट इज pending. So because of that we have another criteria to enter into IFOA society. IFOA society कहती है कि अगर आपके पास मान लो 85 मैथ्स में नहीं है या फिर किसी रीजन की वजह से आपके पास रिजल्ट लेटर नहीं है या फिर बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन आपने डेडलाइन मिस कर दी 4th May की, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आप मेरा पहला पेपर जो कि आपको मैथ्स का या स्टैट्स का एज अ नॉन मेंबर दे सकते हो. अगर आपका वो पेपर क्लियर हो जाता है, बीट CS1, बीट जैसे स्टैट्स का एग्जाम या फिर मैथ्स का एग्जाम, तो आपको मेरी सोसाइटी की मेंबरशिप भी मिल जाएगी प्लस आपका 13 में से एक एग्जाम क्लियर हो जाएगा. सो व्हाट इज IFOA सेइंग कि भाई आपको टोटल 13 एग्जाम्स देने हैं, लेकिन अगर आप मेरा पहला पेपर मैथ्स का या स्टैट्स का एज अ नॉन मेंबर क्रैक कर लेते हो तो आपको मेरी मेंबरशिप भी मिल जाएगी और आपको 13 में से एक एग्जाम भी निकल जाएगा. एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया II. अब वो कहते हैं भाई कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा आपके मैथ्स में 85 है, हमें नहीं फर्क पड़ रहा आपके मैथ्स में 87 है, हमें नहीं फर्क पड़ रहा आपके मैथ्स में 90. हमें क्या चाहिए कि भाई अगर आपको मेरी सोसाइटी का मेंबर बनना है तो आपको मेरा एंट्रेंस एग्जाम विच इज ACET एक्चुअरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना ही पड़ेगा. एक्चुअरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि पर्सन शुड बी पास सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन. So someone who has just given class 12 board exams is eligible to appear for the actuarial common entrance test which is scheduled in last week of June. लेकिन इसके साथ वो आपको दूसरा ऑप्शन भी देते हैं कि अगर आपको ये एक्चुअरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्रैक नहीं करना क्योंकि ये आपके 13 एग्जाम्स का पार्ट नहीं है, दिस इज एन एडिशनल एंट्रेंस टेस्ट व्हिच यू हैव टू क्लियर. तो अगर आप चाहते हो कि भाई ऑलरेडी आपके पास एक एक्चुअरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का प्रेशर ना आए क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक 13 एग्जाम्स का प्रेशर है और आप 14th एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना चाहते क्योंकि एग्जाम अगर आप क्लियर कर भी लोगे तो भी आपके पास एग्जाम्स अभी भी बाकी 13 एग्जाम्स ही रहेंगे. तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई आप इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज IFOA से 2 पेपर निकाल लो. अगर आपके कोई भी 2 पेपर IFOA से क्लियर हो जाते हैं तो आपको इंडिया की मेंबरशिप डायरेक्टली मिल जाती है. So most of the people prefer going directly to IFOA, be it as a member or as a non-member, so that they can clear 1 or 2 exams in IFOA and then come back again to II, get their membership and go ahead with your exam. It does not matter कि आप कोई सा भी एग्जाम कहाँ से निकालो, both the societies are worldwide recognized. जब आपकी जॉब के लिए आपको बुलाया जाता है
आपके रेज्यूम में ये चेक किया जाता है कि आपके पेपर्स कितने हैं. It does not matter whether you have cleared from IFO. It doesn't matter whether you have cleared from IOA. What matters is your count of papers. So कुछ एग्जाम्स IFO से क्रैक करना इजी है, कुछ एग्जाम्स II से क्रैक करना इजी है. इसलिए at academic junction we all recommend you should have membership of both the societies. You can start with IFOA, give 2 exams and then come to IR, so that you can give easy exams from different societies depending on the level of exam of each society. But you should be having membership of both the societies with you. तो इसी तरीके से आप पहला एग्जाम, दूसरा एग्जाम, तीसरा एग्जाम, फोर्थ एग्जाम एंड सो ऑन टिल 13th एग्जाम देते हो. बट स्ट्रगल क्या रहता है बच्चे का? बच्चा कहता है कि भाई अगर किसी ने क्लास 12 अभी क्लियर किया है तो आप मुझे कितना एग्जाम्स अपनी ग्रेजुएशन तक निकालने होंगे. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या मुझे पूरे 13 एग्जाम्स, जैसे सीए में हम पूरे 13 एग्जाम्स निकालते हैं, तो क्या हम पूरे 13 एग्जाम्स हमें ग्रेजुएशन तक निकालने होंगे? कितना क्या होगा? तो व्हाट हैपेंस इज एक्चुअरियल इज नॉट लाइक सीए. आप सीए में क्या होता है कि आपको पहले पूरे एग्जाम्स खत्म करने पड़ते हैं एंड उसके बाद यू एंटर इनटू सीए. लेकिन इसके अंदर क्या है, आपको मुश्किल से सिर्फ 5 या 6 एग्जाम्स क्रैक करने हैं. 5 या 6 एग्जाम्स जब आप क्रैक करते हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है. उसके बाद यू एंटर इनटू कंपनी एंड देन यू कैन गिव एग्जाम्स इन दी कंपनी. सो द पॉइंट इज आपकी स्ट्रगल जॉब लगने की तब तक है जब तक आपके 5 या 6 एग्जाम्स नहीं निकलते. जैसे ही आपके 5 या 6 एग्जाम्स निकल जाएंगे, यू बिकम एलिजिबल, provided you have cleared your graduation, you become eligible to be a part of the company. Company hires you. As and when you enter a company, all the expenses will be borne by the company. So be it your membership fees, be it your subscription fees, be it your coaching fees, be it your exam fees, depending on the company that you are a part of, all these expenses will be reimbursed by the company. So जो आपका फाइनेंशियल टर्म्स में जो आपका खर्चा होता है वो सिर्फ तब तक होता है जब तक आपकी जॉब नहीं लगती. और जॉब के लिए क्राइटेरिया हम लोग क्या कह रहे हैं आपको कि एक आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड दूसरा आपके पास 5 या 6 एग्जाम्स होने चाहिए. बट जब मैं एग्जाम्स आपको बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको सिर्फ बुक लैंग्वेज चाहिए. यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू. अब बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई हमें फिर एक्स्ट्रा लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए, हमें पाइथन करना चाहिए, आर करना चाहिए, वीबीए करना चाहिए. सो व्हाट इज द करंट सिनेरियो इज, आजकल क्या बच्चा कर रहा है, वो बच्चा इज फोकसिंग ऑन द एग्जाम्स. आपके एक्चुअल एग्जाम्स में उन्होंने एक और चीज इंट्रोड्यूस कर दी है, आर प्रोग्रामिंग. सो आपके 13 एग्जाम्स के अंदर ही आर प्रोग्रामिंग इज अ पार्ट ऑफ योर 13 एग्जाम. तो आपको अलग से आर सीखने की जरूरत नहीं है. आर इज अ पार्ट ऑफ योर एक्चुअल साइंस, आर प्रोग्रामिंग. एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ योर एक्चुअल साइंस. तो आपको 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई, आपके पास आर आ गई, आपको जब आप एग्जाम्स क्लियर करोगे आपको एक्सेल आ गई. तीसरी भी रिकमेंड कि आप पाइथन कर सकते हो. पाइथन डेटा एनालिटिक्स का काफी स्कोप है आजकल. सो यू कैन लर्न पाइथन एंड यू कैन डू पाइथन इन योर ग्रेजुएशन. दिस विल हेल्प यू टू ऐड टू योर रेज्यूम and prepare you for the corporate sector above. Now your struggle should be to clear 5 to 6 exams. Then along with that you should be having good knowledge of all your exams. When I say 5 to 6 exams, that means good knowledge of all your exams. Then prepare for the interview, crack the interview, become a part of the corporate sector and keep on giving exams. You do not have to stop yourself कि भाई मैंने 6 exams clear कर लिए, 6 एग्जाम्स के बाद मेरी जॉब लग गई और अब मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे अच्छा खासा जॉब लग गई, अब मुझे और कुछ नहीं करना. सो एक्चुअल ऐसा नहीं है. एक्चुअल में आपकी जो कमांड है, आपकी ग्रोथ है, वो आपके पेपर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है. आपको 6 एग्जाम्स में जॉब तो लग जाएगी, लेकिन ग्रोथ के लिए आपको साइड बाय साइड और एग्जाम्स देना बहुत जरूरी है. सो विद जॉब यू शुड गिव एग्जाम्स. आपको हर कंपनी से स्टडी लीव्स मिलती है. मोरओवर जैसे ही आप एग्जाम क्लियर करते हो आपको स्टडी इंक्रीमेंट मिलता है, आपकी सैलरी बढ़ती है. दिस इज वेरी गुड थिंग. अभी हम इसके और डिटेल्स में आएंगे कि ये चीज हमारे सिर्फ एक्चुअल प्रोफेशन में है कि हमें एग्जाम क्लियर करने के लिए इंक्रीमेंट मिलता है. ये और किसी प्रोफेशन में नहीं है. दिस इज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू एक्चुअल साइंस, दैट ऑन क्लियरिंग एग्जाम्स यू गेट स्टडी लीव्स, यू गेट इंक्रीमेंट ओवर एंड अबव योर प्रमोशनल इंक्रीमेंट, ओवर एंड अबव योर एनुअल इंक्रीमेंट. So these are some things which lure us to the actuarial science. So I'm repeating again. So this course is suited to all those who think that they have good interest in maths, they have good interest in stats,
they can easily manage exams along with your graduation, क्योंकि खाली graduation का कोई point नहीं है. आज के वर्ल्ड में इतना ज्यादा कंपटीशन हो रखा है that if you think you will do economics honors or you will do stats honors and you can compete with the person who is doing economics honors along with actuarial science, so definitely the person who is doing graduation along with a professional course will definitely have an edge over you. So अगर कोई बच्चा 12th में है and they are looking out कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, the courses that we best advise is you should first prefer economics honors. If not economics honors, you are not able to get admission in economics honors, I will definitely recommend you Delhi University. So we are not talking about any private universities, we are just talking about Delhi University. So if you get admission in economics honors in any of the good colleges of Delhi University, definitely your first preference should be economics honors. Second preference, if not economics honors, you can go for stats honors. Third is you can go for maths honors. So these are definitely the best advisable courses to go along with your course. And बहुत बच्चों का ये बहुत क्वेश्चन होता है कि क्या हम इजीली ग्रेजुएशन के साथ मैनेज कर सकते हैं. Yes, you can easily manage with your graduation because आपको इसका ये मान के चलो, अगर आप एक डाइट पर एक पेपर प्लान करते हो तो you have to give 1.5 to 2 hours of daily efforts. So 1.5 to 2 hours definitely you can give and definitely it will help to add to your resume. 5 से 6 पेपर आप निकालो, जॉब लो and उसके बाद with job paper crack करो. So this I am telling you from my personal experience. When I started working, I had 4 papers at that time, and within a span of 3 to 4 years, I have cleared these 14 papers. So 10 papers I cleared along with my job knowledge. So you cannot clear the additional papers without job knowledge. You will get increment, you will get study leaves, plus you are getting growth as well. Now let us go through these 13 exams. ये exams कौन से हैं? So there are different series. First series is core principle series. In core principle series, we have 7 exams and candidate has to clear all 7 exams to pass this series. फर्स्ट पेपर विच आई वाज टॉकिंग कि IFOA कहता है कि भाई आप इन दोनों में से कोई सा भी पेपर दे दो. तो एक पेपर है CM1 दैट इज एक्चुअरियल मैथमेटिक्स एंड दूसरा पेपर है CS1 दैट इज एक्चुअरियल स्टैट्स. तो एक्चुअरियल स्टैट्स या एक्चुअरियल मैथमेटिक्स में से आप दोनों में से कोई सा भी पेपर दे सकते हो एंड अगर आपको आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो आपको मेंबरशिप भी मिल जाएगी प्लस आपके 13 में से एक एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा. So first is CM1 which is actuarial mathematics. ये आपकी integration, differentiation with respect to finance बहुत ज़्यादा use होता है इसके अंदर. CM2 is loss reserving and financial engineering. अगर अभी आप में से किसी को investment करनी आती हो, ये पता हो कि हम कहाँ stock market, mutual funds, in derivatives यहाँ पर हम लोग investment करते हैं, तो CM2 exam is all related to investment. Then we have CS1 stats का एग्जाम. जो भी आपने बेसिक स्टैट्स सीखी है इसमें एडवांस स्टैट्स, रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आप एडवांस स्टैट्स सीखते हो. अब CM1 और CM2 के साथ एक एक्सेल का एग्जाम भी है. तो CM1 भी आप 3 hours 15 minutes का आपका रिटन एग्जाम होगा जो आप सेंटर में जाके दोगे एंड 1 hour 45 minutes का एक्सेल एग्जाम होगा रिलेटेड टू CM1 ओनली. CM2 में भी 3 hours 15 minutes का आपका रिटन एग्जाम होगा एंड 1 hour 45 minutes का आपका एक्सेल का एग्जाम होगा. CS1 is actuarial stats, that is R programming. इसके साथ आपको R programming इंट्रोड्यूस हुई. CS2 is risk modeling and survival, extension of CS1. One of the difficult papers is definitely CS2. Then we have CB1 जो बच्चे accounts के जिन्होंने accounts commerce करी होगी तो this is going to be an easy exam for them. CB2 business economics, again economics का exam है. CB3 business management, this is just a practical exam, the easiest exam, but does not have any value attached. So if you're planning कि मैं पहला पेपर ही CB3 दे दूँ, ऐसा नहीं चलेगा. पहला पेपर है CM1. Then we recommend you can go for CM1 or CS1, and then the next exam you can go for finance or economics अगर आपको finance or economics में interest है, and then you can go for CM2 or CS2. ये आपकी कोर प्रिंसिपल सीरीज 7 के 7 एग्जाम्स आपको क्लियर करना मस्ट है इसके अंदर, तभी आप नेक्स्ट एग्जाम्स हम आपको एडवाइस करते हैं. उसके बाद आपकी है कोर प्रैक्टिस सीरीज. कोर प्रैक्टिस सीरीज में वी हैव 3 पेपर्स, CP1, CP2, CP3. CP1 is one of the biggest exam of the entire actuarial science
आप जब ये एग्जाम विद ऑफिस क्लियर करते हो तो यू विल गेट 2.5 lakhs increment. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, you will get 2.5 lakhs increment if you clear this exam. मतलब अगर आपने स्टार्ट किया था 5 लाख से और आपने विद इन 6 मंथ्स ये वाला एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपका पैकेज सीधा 5 से 7.5 पे जंप करेगा, बिकॉज दिस एग्जाम इज अ रियली lengthiest exam of the entire actuarial science. Then you have CP2 and CP3. These are practical exams that you have to give at your office. These again have 2 papers, paper 1, paper 2. CP2 के अंदर भी, CP3 के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही पेपर होता है, तो ये दोनों अभी आपके पास, अभी आपको इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. These are more practical exams. Now 7 exams of core principle series and 3 exams of core practice series. Once you clear all these 10 exams, you will be called as an associate actuary. So you get a tag from the respective society, जिस भी society से आपने exam clear करे हैं, चाहे IFO से चाहे II से, कि हाँ ये person is a associate actuary. Now let's move to the next series. Next series है specialist principal series. अब ये आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा. स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल सीरीज में क्या है? एसपी सीरीज. एसपी सीरीज में क्या होता है देखो, SP1, SP2, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP9. We have 8 exams and out of 8 exams you have to clear only 2 exams. यहाँ पर आपको अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है और ये स्पेशलाइजेशन आप तब तक चूज नहीं कर सकते जब तक आप काम करना स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी जॉब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लगेगी, आपको नहीं पता आपकी जॉब फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में लगेगी, आपको नहीं पता आपकी जॉब रिस्क मैनेजमेंट कंपनी में लगेगी. सो जब तक आपकी जॉब नहीं लगती तब तक आप ये एग्जाम्स में हम रिकमेंड नहीं करते. सो दीज एग्जाम्स आर गिवन आफ्टर यू गेट योर जॉब, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी दैट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एंड डिपेंडिंग कि आप अपने डोमेन किस पर्टिकुलर कंपनी में रखना चाहते हो. तो SP1 इज हेल्थ की कंपनी, कि मतलब आप मेडिक्लेम पॉलिसी से रिलेटेड डिजाइनिंग करोगे. SP2 इज लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो हम लोग पॉलिसीज खरीदते हैं आप उससे जो इससे रिलेटेड डिजाइनिंग करोगे. SP4 इज पेंशंस इफ यू आर अ पार्ट ऑफ पेंशन कंपनी. SP5 इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस. SP6 फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स अगेन रिलेटेड टू फाइनेंस. SP7 जर्नल इंश्योरेंस रिजर्विंग. जर्नल इंश्योरेंस का मतलब है अपार्ट फ्रॉम लाइफ, जब हम और किसी की चीज की भी इंश्योरेंस ले लेते हैं, चाहे मैं अपने कार की इंश्योरेंस लूं, चाहे मैं अपनी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस लूं, तो एनी इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस इज जर्नल इंश्योरेंस. तो जर्नल इंश्योरेंस में भी हमारे पास 2 पेपर्स है, SP7, SP8. एक में आप प्राइस निकालते हो भाई, प्रीमियम निकालते हो, एक में आप निकालते हो कि भाई इतने सारे रिस्क को देखकर हमें कितना पैसा एज अ रिजर्व रखना चाहिए. सो जर्नल इंश्योरेंस रिजर्विंग इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व्स एंड जर्नल इंश्योरेंस प्राइसिंग इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम. SP9 is an enterprise risk management. This is not much in India. This is in abroad more. लेकिन enterprise risk management में आप basically business को as an enterprise manage करना सीखते हो instead of individual unit. So ये बहुत ज़्यादा अभी इंडिया में नहीं है. So depending on which company you are a part of, आपको इन 8 एग्जाम्स में से सिर्फ 2 एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं. वो आप 2 एग्जाम्स अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो आपको कौन से क्लियर करने. तो 10 एग्जाम्स वहां पे हुए थे, 2 एग्जाम्स यहाँ पे. लास्ट सीरीज SS सीरीज, स्पेशलिस्ट एप्लीकेशन सीरीज. अब इस सीरीज में हमारे पास 5 एग्जाम्स होते हैं. 5 एग्जाम्स कौन से है जिसका आपको एक्चुअली करना है. जिस प्रोफेशन में, जिस फील्ड में आप एक्चुअली बनना चाहते हो, आप जो ये पेपर क्रैक करोगे आपको उसी प्रोफेशन का एक्चुअली बोला जाएगा. लेट्स सपोज अगर आपने SA1 क्रैक किया तो आपको बोला जाएगा कि आप हेल्थ के एक्चुअली हो. अगर आपने SA2 क्रैक किया तो आप लाइफ के एक्चुअली हो. अगर आपने SA3 क्रैक किया तो आप जर्नल के एक्चुअली हो. SA4 क्रैक करने के बाद आप पेंशंस के एक्चुअली हो और SA7 क्रैक करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट के एक्चुअली हो. तो ये डिसाइड करेगा कि आपको किस पर्टिकुलर फील्ड का आप एक्चुअली कहलाओगे. तो इसमें 5 एग्जाम्स है इस सीरीज में, आपको कोई भी एक एग्जाम क्रैक करना. सो वी हैव 12 एग्जाम्स अभी तक हुए थे, यहाँ से एक टोटल हो गए 13 एग्जाम्स. एंड वंस यू क्लियर 13 एग्जाम्स यू विल बी कॉल्ड एज अ फेलो एक्चुअली. अभी भी ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था आप एसोसिएट एक्चुअली कब होंगे, जब आपके 10 एग्जाम्स होंगे. कोर प्रैक्टिस सीरीज, कोर प्रिंसिपल सीरीज, ये कौन सी सीरीज मैंने बताई. फिर आपके 13 एग्जाम्स कब होंगे, जब आप एसोसिएट एक्चुअली तो हो चुके हो, उसके बाद आपने 2 SPs के एग्जाम क्रैक कर लिए, एक ऐसे का फेलो बन गए. लेकिन एक तीसरी डेजिग्नेशन हमारे पास क्या है, एनरोल्ड एक्चुअली, जिसमें आपकी स्टैंप लगती है, आपके साइन दिए जाएंगे, आपकी स्टैंप काम करेगी जैसे एक CA की स्टैंप काम करती है. तो एनरोल्ड एक्चुअली बनने के लिए यू नीड टू हैव
I mean some experience, you need to वर्क ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट्स. तो जब आप फेलो एक्चुअली बन जाते हो उसके बाद आपको कुछ आर्ट्स के प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है, आपको कुछ एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, उसके बाद आप एनरोल्ड एक्चुअली बन जाते हो. तो वंस यू बिकम फेलो एक्चुअली, एनरोल्ड एक्चुअली बनना कोई मेजर टास्क नहीं है. अब ऐसा भी नहीं है कि आपकी जॉब से फेलो एक्चुअली लगने के बाद लगेगी. सो लेट्स सपोज आपका CM1 क्रैक हो गया, आपका CS1 क्रैक हो गया, आपका CS2 क्रैक हो गया, तो यू आर एलिजिबल फॉर एंटरिंग इनटू अ जॉब. So you are eligible for job if you clear 2 to 3 exams. We recommend 5 to 6 exams, and along with good practical knowledge of both Excel and R. Data science भी चल रहा है, आप अपने हिसाब से resume में add करना चाहते हो तो कर सकते हो. Plus, but what matters is you should be presentable. Interview बहुत आपको अच्छे से crack करना है. This is what will segregate you from the other candidates. Clear? Now let's quickly go through the the fee structure of both the societies. IFOA और II के फी स्ट्रक्चर में बहुत मेजर डिफरेंस हुआ करता था बहुत साल पहले, बट अब डिफरेंस खत्म हो चुका है. सो बी इट IFOA बी इट II, दोनों सोसाइटी से अप्रोक्सीमेटली एग्जाम सेम पड़ता है. अगर आप CM और CS स्टेज का, मैं भी सिर्फ फ्रेशर्स के लिए सिर्फ यही रिकमेंड करूंगी, CM और CS स्टेज. तो इफ यू आर गिविंग द एग्जाम, दिस इज फुल रेट, दिस इज रिड्यूस रेट. अब ये फुल रेट और रिड्यूस रेट में क्या है कि IFO इज इन लंडन UK, and they say if a person income, if a student's income is less than 7 lakhs per annum, then they fall under this criteria of reduced rate. तो जो भी आप लोगों में से वर्किंग नहीं है, obviously उसकी income 7 lakhs per annum से कम है. They are not talking about family income, they are talking about the student's income. So if a student's income, if you're not working, definitely your income is zero. So that means you fall under this reduced rate criteria. अब reduced rate में CM1, CM2, CS1, CS2 इन सब एग्जाम्स का रेट क्या है? 165 pounds per subject. 165 pounds, if I converted into Indian rupees, approximately 15 to 16,000 का आपको एक पेपर पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन दी पाउंड रेट. अब हमें आजकल पता है कि पाउंड रेट बहुत ज्यादा लो चल रहा है कंपैरिजन टू इंडियन रुपीज. सो 15 से 16,000 का आपको IFOA का एक पेपर पड़ता है. अगेन आपकी स्ट्रगल सिर्फ तब तक है जब तक आपकी जॉब नहीं लगती. सो दोज हु फील कि दिस इज बिट एक्सपेंसिव, yes it is expensive, but they are not asking you to complete the entire course. They just want you to enter into job. After job, all these expenses will be borne by your employer. You do not need to be worried about these expenses. Now let's come to II का फी स्ट्रक्चर. अब II के अगर आप स्टार्टिंग के एग्जाम्स देखोगे तो देखो इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, 5,000 to 3,000. अब आप लोग बोलोगे कि वहां पे 15,000 है और यहाँ पे 5,000 है, so definitely II is cheaper compared to IFOA. ऐसा नहीं है. The reason being, II कहता है कि अगर आपको मेरी सोसाइटी से एग्जाम देना है तो आपको मेरी सोसाइटी का स्टडी मटेरियल लेना कंपलसरी है. सो इनके स्टडी मटेरियल के ये चार्जेस हैं. दैट मीन्स 5,000 का इनकी एग्जामिनेशन फीस है और 9 से 7,000, 6,000, 7,500 these are their material fees. So 9,000 plus 5,000, अगेन यू आर एट द सेम लेवल जो आपके IFOA है. IFOA में मटेरियल लेना कंपलसरी नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन IFOA और II का जो फी स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ चुका है, बिकॉज II में आपको मटेरियल लेना कंपलसरी. अब आप सोचोगे कि दोनों सोसाइटीज का ऑलमोस्ट रेट सेम है, तो विच सोसाइटी शुड वी गो फॉर? डेफिनेटली you will go, I would recommend you to go for IFOA society at the start, then clear 1 or 2 exams, come to II society, give those exams which are easier from IFOA society, and then again move to IFOA, give those exams which are easier from IFOA, and like this. So you should maintain a balance between both the societies. You should have membership of both the societies with it. अगेन एंड बी रिपीटेड कि आप 2 एग्जाम्स अगर आप IFOA से क्लियर कर लोगे तो आपको II की मेंबरशिप तो वैसे ही मिल जाएगी. तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट स्टार्ट IFOA सोसाइटी ही होनी चाहिए. ACET की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, बिकॉज ACET इज एन एडिशनल एग्जाम दैट यू हैव टू गिव. लेकिन ACET पे उनके लिए रिकमेंड करूंगी, सपोजिंगली समवन इज नॉट एमिंग फॉर मोर देन 85, दे आर एक्सपेक्टिंग लेस देन 85 मार्क्स इन क्लास 12, या फिर समवन इज इन सम अदर फील्ड वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बट दे आर नॉट श्योर अबाउट एक्चुअल करियर. सो ये IFOA सोसाइटी में जाना मैं उनके लिए रिकमेंड करूंगी, दोज हु आर वेरी श्योर अबाउट द एक्चुअल करियर.
But those who are not very much sure about the actuarial career, they can first clear ACET. ACET के अंदर क्या होता है, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, रीजनिंग होती है, मैथ्स होता है, स्टैट्स होता है, इंग्लिश होता है. बेसिकली इन चीजों का कॉम्बिनेशन के साथ MCQ क्वेश्चन आते हैं. तो आप ACET देखकर दे सकते हो. आपको लगता है कि हाँ भी मैं एक्चुअली कर सकते हूँ या कर सकती हूँ, यू कैन गिव गो फॉर IFA. अदरवाइज आप ACET देकर आपको पता चल जाएगा कि ये फील्ड मेरे लिए है या नहीं. So generally, if a student is expecting 80 to 85 marks and they are good knowledge of maths and stats, we definitely recommend you to directly go for IFA Society. Okay, so now I am unmuting you, all of you. Any doubts you can just quickly ask me, and then we can carry forward the next session in the next part. You can raise your doubts in the chat section as well, and apart from that I'm unmuting you as well. So if any one of you has any doubts, just ask in your chat section. So I have received one doubt. What is the expected salary after clearing 5 to 6 exams? So I will be coming to this part in the next session. So this answer will get answered there. What about job? And you said there is rush in getting job. So about the job and the salary, we will be taking in the next session. Apart from this, someone has asked me, ma'am, if you are not sure about 85 marks in maths, then we have to give ACET exam. So I am repeating again, if you are not sure about 85 marks, it doesn't matter कि it is not necessary कि भाई आपको ACT देना चाहिए. The point is कि अगर आप 85 से कम मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन कितने कम एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे 60-65 आ रहे हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी आपको पहले ACT देना चाहिए. लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे मार्क्स 80, 82, 85 किसी वजह से आ रहे हैं एंड मेरा मैथ्स और स्टैट्स में काफी इंटरेस्ट है एंड आई कैन डेफिनेटली डू इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, देन यू कैन डायरेक्टली एंटर टू IFA सोसाइटी. सो द पॉइंट इज, अगर आप 85 से कितना कम एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप एक्सपेक्ट 60-65 कर रहे हो, तो डेफिनेटली माय पॉइंट वुड बी कि गो फॉर ACT. लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ 80-82 आ जाएंगे एंड मेरा मैथ्स और स्टैट्स में इंटरेस्ट है, तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर IFA सोसाइटी. I think anyone else has not raised. So any other doubt? To anyone, you can raise your doubt in the chat section. And someone has asked, what is the scope of BCom honors with actuarial? So you can do BCom honors with actuarial because जैसे मैंने आपको बोला था CB1 आपका बिजनेस एंड फाइनेंस का एक एग्जाम है, वो आप दे सकते हो एक्चुरियल के साथ. वो आपका एक एग्जाम भी है प्लस आपका BCom ऑनर्स हेल्प कर देगा. लेकिन अगर आप BCom ऑनर्स कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अब तो ऑप्शन नहीं है आपके पास. लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप इको ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स को पहले प्रेफरेंस दो. अगर वो नहीं मिलता आपको तो आप BCom ऑनर्स में जा सकते हो. सो इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है. Then someone has asked what is the course of CM1. So I would definitely advise you कि CM1 is a financial mathematics. अगर आपको इससे details की जरूरत है तो someone from our team will get back to you and will guide you related to the course of CM1, the financial mathematics exam. And the same person has asked, it is about analytical mathematics of more of stats. So I'm not sure about the question कि आपने किस चीज के लिए बोला है कि it is about analytical mathematics or more of stats. So actuarial is about mathematics, stats, economics plus application. So maths, economics, stats आपकी CP series में चलते हैं, उसके बाद आपकी application होगा. Next, ma'am, which is the most important paper to clear to first to get jobs? So definitely CM1. CM1 एक बहुत बड़ा एग्जाम है आपका. इसमें एक्सेल प्लस आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अगर मान लो आपके पास सिर्फ CM1 है और बाई चांस आपका लक अच्छा है, आपकी एक कंपनी रिक्वायरमेंट निकालती है कि अगर किसी के पास एक्चुअल का एक भी एग्जाम है तो हमारी कंपनी के लिए एंटर करने के लिए तैयार है, और आपका CM1 उसी टाइम क्लियर हुआ है और आपके पास एक्सेल की नॉलेज अच्छी है, आपको कंपनी में जॉब लग सकती है. बिकॉज CM1 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर. सो कंपेयर टू CS1, CM1 इज मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम जॉब परस्पेक्टिव. सो अगर आप में से कोई थर्ड ईयर है और वो आप स्टार्ट करना चाहते हैं एक्चुरियल, तो दे शुड स्टार्ट फर्स्ट विद CM1. Then someone has said by economics honors you mean BA honors in economics? Yes, I mean they are same. Is there a what else? Guarantee of job? Again, I'm repeating job things. I will be coming in the next session. Then there are courses in UK like BSc Actuarial Science. Can we go for that instead of giving the exams? You can go for that, but the point is
कि उन एग्जाम्स की भी आपको एग्जेम्पशन IFOA से ही मिलती है. सो अगर आप BSc एक्चुअरियल भी कर रहे हो कहीं यूके से भी, तो वहां से भी आपको एक्चुअल वो कहेंगे IFOA से एग्जेम्पशन होगी, तभी आपको कोई कंपनी लेगी. So all the companies follow IFOA and II only. IFOA is worldwide recognized. So instead of giving it any from private university, why not to give it from IFOA? The course structure is same, everything is same. And moreover, it is going to be a bit expensive if you are planning in UK. So definitely, are there any BSc courses in India apart from IFOA and II? There are no courses, there are no societies which provide actuarial exams which are accepted by the companies. So mind yourself, this is very important. There are no societies other than IFO and IFA in India. We have Australian society, we have US society as well. लेकिन इंडिया के अंदर we generally recommend students to go only for IFOA और IR. एमिटी, अब जैसे बहुत एक बच्चे का डाउट है कि भाई एमिटी भी एक्चुअल साइंस करवाता है, तो एमिटी एक्चुअल साइंस करवाता है, लेकिन एमिटी एक्चुअल साइंस की आपको एग्जेम्पशंस नहीं मिलती. सो आप अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हो तो मेक योरसेल्फ वेरी क्लियर कि आपको एग्जेम्पशंस मिलनी बहुत जरूरी है. सो इवन इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ 3-year कोर्स इन एमिटी, you will not get any exemption from IFOA. Now we have lot of students in our institute who are doing graduation from graduation in actuarial science from MIT University, but at the same time they are giving exams from IFOA or II only because there is no exemption from MIT University. So why to plan from MIT if you are not getting exemption? Why not to directly go for IFOA or II? Someone has said, if I start studying CM1 from now, is it easy without entering into college? There is no college. First of all, there is no college for actuarial. You will have to give exams at your home only or in the written. You will have to, it's like a correspondence course. जैसे आप CA करते हो, आप कोचिंग के लिए जाते हो, एग्जाम्स के दिन पर जाकर आपको बस एग्जाम दे के आना है. There is no college. So if you start CMN from now, yes, definitely. But इसकी details, my team will get back to you for this. Definitely, आपकी personal situation को सोच के कि आपका level क्या है, आप कौन से exams plan कर रहे हो, तब आपको मैं CMN से related ज़्यादा better guide कर पाऊंगी. Someone has asked, I am a diploma student in mechanical engineering. It's my final year, which I have done after class 10. So can I go for it? I don't have class 12. The point is, yes, you can go for it, provided you know integration and differentiation. So class 12 की importance सिर्फ integration और differentiation है. तो अगर आप integration differentiation से very well clear हो, you can go for integration, you can go for actuarial. So my recommendation is, even if you do not have maths, there are a lot of students in our institutes who have got good jobs as well. The reason being, they were not very sure about actuarial, but then because they do not have maths in their class 12, but they practice very hard, they cleared all their doubts related to class 12 maths, class 11 maths, then they gave CS1, CM1, got good job, and now they are settled. So it doesn't matter even if you have maths or not. The only point is you should be well versed with integration and differentiation. Do online classes benefit for any papers? Yes. So the point is, online classes, classroom classes, and video classes. There are 3 types of classes. I will be coming to all these class structure in my later part of the next session. So I will come back again to this question in your next session. What about the practical? Someone has asked about the practical. You have to learn both practical. Supposing if you are doing self-study, तो भी आपको थ्योरी वाला पोर्शन भी करना है, प्रैक्टिकल पोर्शन भी करना है. थ्योरी वाला 3 hours 15 minutes का एग्जाम है जो आपको सेंटर में जाके देना है. प्रैक्टिकल वाला 1 hour 45 minutes का एग्जाम है जो आपको घर पे बैठकर या ऑफिस पे बैठकर देना है. सो द पॉइंट इज प्रैक्टिकल, और अगर आप कोचिंग लेते हो तो भी आपको दोनों चीजों के लिए समझाया जाता है, बीट थ्योरी और बीट प्रैक्टिकल. So again, you can pen down more your doubts. We are taking 10 to 15 minutes break. We will be joining again in the next session at 1:10 p.m. So pen down more your doubts, and I will answer your doubts there, and we will be discussing more about actuarial science, about the job perspectives, and about the different level of classes. So see you all at 1:10 p.m. You can pen more your doubts till then. Good to start, everyone. Yes, ma'am. Okay, so we are starting. Yes, ma'am. Please start.
Okay, so let us move to one of the most important topic, why actuarial science. So basically भाई actuarial science करना क्यों चाहिए? अभी तक आपने समझा कि भाई actuary कौन होता है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हमें मेंबरशिप मिलेगी, कितनी फीस, एग्जाम फीस, ये तो सब मैं समझ लिया. मेन टॉपिक कि हमें भाई actuarial science करना क्यों चाहिए. So the main reason for actuarial science is, first of all, it is one of the top ranked job. If you search in Google the top ranked job, I'm not saying it is the top ranked job, it is one of the top ranked job. So पिछले 2015-16 में it used to be highest paid profession, it used to be the most demanding job, but currently also it is one of the top ranked job. So definitely you will try to enter into that particular field which is a top ranked job. And when I say top ranked job, that means this particular field provides you a backbone of financial security. When I say backbone of financial security, मतलब आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, आपको जॉब मिल रही है, आपको सिक्योरिटी मिल रही है, आपको हाई सैलरी मिल रही है, प्लस एट द सेम टाइम दिस प्रोफेशन इज सेइंग कि भाई यू कैन अर्न व्हाइल यू लर्न, क्योंकि आपके तो सिर्फ 4-5 पेपर्स ही क्लियर होंगे ग्रेजुएशन तक, आपकी जॉब लग जाएगी. उसके बाद जो आपको पैसा कंपनी दे रही है, वो कंपनी आपको क्या कह रही है कि भाई अर्न व्हाइल यू लर्न. सो दिस इज द ओनली थिंग व्हिच attracted me to this profession. When I was doing my graduation, someone recommended me कि why not, you have good interest in maths, why not to join actuarial science. So I asked कि what's the main benefit of doing actuarial science. So someone guided me कि आपका maths अच्छा है, आपके maths अच्छे हैं, आप economics honors, I am an economics honors graduate, so आप economics honors कर रहे हो, तो plus आप 3 से 4 पेपर निकाल लो, आपकी जॉब लग जाएगी और उसके बाद आपका सारा खर्चा कंपनी बेयर करेगी. So this is the one of the most important thing कि earn while you learn. आपका सिर्फ पैसा तब तक है जब तक आपके 5 या 6 पेपर्स नहीं निकलते, उसके बाद सारा पैसा कंपनी बेयर करेगी. So next very important thing which is this in this profession is you can solve real problems. आज तक आप सिर्फ सुनते आए हो आपके पापा मम्मी को किसी इंश्योरेंस एडवाइजर ने आके बोला हाँ जी आप ये वाली पॉलिसी ले लो, इसमें आपको सम एश्योर्ड, अगर आपका किसी का कोई अनहैपनिंग हो जाती है, मिसहैपनिंग हो जाती है आपके फैमिली के अंदर, तो आपको इतना समय शॉर्ट मिल जाएगा. बट वो समय शॉर्ट कैसे कैलकुलेट हुआ, वो प्रीमियम कैसे कैलकुलेट हुआ, यू विल डू ऑल थिंग्स. आप आज तक सिर्फ कार की इंश्योरेंस लेते थे, भाई अब ये फील करने के बाद आप कार का प्रीमियम कैलकुलेट करो. सो यू विल सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स, यू विल पार्टिसिपेट इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, यू विल हैव अ बैलेंस्ड लाइफ, फुलफिलिंग करियर, लो स्ट्रेस लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस, आपका पेपर निकल रहे हैं अच्छे से, प्लस आपकी जॉब अच्छी चल रही है, तो और आपको क्या चाहिए. 13 एग्जाम्स आपका टारगेट होना चाहिए भी कि 3 साल में मुझे 5 या 6 पेपर्स क्लियर करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट 3 to 4 years में मुझे नेक्स्ट के रिमेनिंग एग्जाम्स क्लियर करने हैं, बी इन एक्चुअली सून. उसके बाद आपका प्रोफेशन इज world, I mean limit is the sky is the limit for this profession. इतनी ज़्यादा advancements हैं, and because of this current pandemic impact, the most important thing is कि हमारी world में क्या चल रहा है. अब आप लोगों को ये लगता होगा कि पेंडेमिक की वजह से इंश्योरेंस या एक्चुअरीज की डिमांड आएगी या नहीं आएगी. सो आई एम रिपीटिंग अगेन, एक्चुअरियल का क्या काम होता है, रिस्क को एनालाइज करना, मिटिगेट करना और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को कम करना. सो डेफिनेटली अगर ये पेंडेमिक आया है तो इसका एक मेजर रिस्क अभी हमें क्या दिख रहा है कि एक इसकी सेकेंड लेयर आ सकती है. उसके इम्पोर्टेंट रिस्क क्या हो सकता है कि अभी हमें नहीं पता कि इसमें कितने डेथ्स आने वाली हैं, कितने क्लेम्स होने वाले हैं. सो व्हाट आर एक्चुअरीज डूइंग, दे एवरी नाइट एंड डे दे आर जस्ट सर्चिंग अबाउट दिस थिंग कि अच्छा अगर ये पेंडेमिक इस लेवल पे जाएगा तो इतना रिस्क होगा, अगर ये पेंडेमिक इस लेवल पे जाएगा तो हमें इतने रिजर्व्स बना के रखने. So because of this particular pandemic which has happened, because of the globalization which is happening in every part of the economy, the demand for actuaries is definitely increasing. आजकल अब इस pandemic की वजह से अगर हम में से किसी ने भी मेडिक्लेम नहीं लिया होगा, किसी ने भी इंश्योरेंस नहीं लिया होगा, तो हर किसी के माइंड में एक सेकंड थॉट जरूर आएगा कि सबसे पहले लॉकडाउन खत्म होते ही मुझे पहले जाकर मेडिक्लेम की एक पॉलिसी लेनी है और लाइफ इंश्योरेंस की एक पॉलिसी लेनी है. क्यों? क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि कल को क्या हो जाएगा. अब आप मान लो कि अच्छा मैं आपको लगेगा कि मैं सिर्फ बार बार लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम या कार की इंश्योरेंस सिर्फ इन्हीं चीजों तक रिस्ट्रिक्टेड एक्चुअल. सो इनके अलावा भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बेसिकली अब एक एक्चुअली अब आपको पता है कि मार्केट सेंसेक्स निफ्टी इस टाइम पर अपने प्रीवियस लेवल्स पे डेफिनेटली डाउन चल रहा है. क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक रिसेशन से गो थ्रू कर रही है. जब एक रिसेशन होता है इकोनॉमी तो डेफिनेटली प्राइसेस गिर जाते हैं. So we have investment advisors, we have investment
एक्चुअलीज जो कि बैठकर सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम इस गिरी हुई मार्केट से कंपनीज को कहाँ एडवाइस करें कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो इस चीज का फायदा उठा सकते। सो नॉर्मल लेमैन सोचेगा यार मुझे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे तो भाई एफडी चाहिए, मुझे सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर मैंने सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट किया तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा क्योंकि मार्केट तो रिसेशन में जा रही है। लेकिन जो एक इन्वेस्टमेंट एक्चुअली होगा वो क्या सोचेगा, वो क्या कंपनी को एडवाइस करेगा कि भाई इसी डूबी हुई मार्केट से तो आपको फायदा उठाना है, किसी डूबी हुई मार्केट से यू हैव टू लर्न कि हाउ यू कैन बेनिफिट द कंपनीज वेयर इन ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट रेज हो और कंपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट कर सके। सो ये सारी चीजें आप तभी करोगे जब आप एक्चुअली और साइंस में एंटर करोगे। लेकिन ये काम फ्रेशर का नहीं होता। जब आप स्टार्ट करते हो जॉब तब आपको डेटा पे काम करना पड़ता है, एक्सेल में काम करना पड़ता है, थोड़ी बहुत एनालिटिक्स का काम होगा। लेकिन जब आपके साथ आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा प्लस गुड नंबर ऑफ पेपर्स आ जाएंगे तो डेफिनेटली आप बिग डिसीजन मेकिंग के पार्ट बन जाओगे। तो पेपर्स का काउंट और आपका एक्सपीरियंस आपके लिए दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। Okay, now this is very important slide. Why we recommend कि along with your graduation you should start actuarial science. Very important point. You have high chances of getting a job just after clearing 3 to 4 exams along with your graduation. This benefit is not in any other profession. You do not get a job after clearing 3 to 4 exams in any other profession. This is there only in actuarial science. You get a job. Next, this is very important question जिसके लिए maximum doubts raise होते हैं। Financial incentives क्या है इस profession में? So see, I'm saying starting package if you clear 3 to 4 exams. I'm repeating again. Starting package if you clear 3 to 4 exams. जो आपका फ्रेंड अगर सीए कर रहा होगा वो अपनी इंटर्नशिप में ले रहा होगा 5,000, अपनी इंटर्नशिप में ले रहा होगा 7,000, आप अपने जॉब में ले रहे होगे 3 to 4 एग्जाम्स के बाद 4 से 8 लाख पर एनम का पैकेज। आई एम रिपीटिंग, पर एनम का पैकेज आफ्टर क्लियरिंग 3 to 4 एग्जाम। कुछ कंपनी 4 लाख देती है, कुछ 5, कुछ 7, कुछ 8, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी यू गेट अ जॉब इन। So average package is 6 lakhs depending on the company which we are a part of. But this is not once you become an actuary. This is after clearing 3 to 4 exam. अब बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना है। Let's suppose आपने जॉब लगी 4 lakhs पे जब आपके एग्जाम्स थे 4। अभी आपके पास कितने एग्जाम्स और क्लियर करने बचे हैं? 9 एग्जाम्स। अब 9 एग्जाम्स मुझे कब क्लियर करनी है? मुझे जॉब के साथ साथ क्लियर करने हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मेंबरशिप फीस कंपनी से पे करवानी है, मुझे अपनी एग्जाम फीस कंपनी से पे करवानी है, मुझे कोचिंग फीस कंपनी से पे करनी है, मुझे सब्सक्रिप्शन फीस कंपनी से पे करनी है। अब आपने कंपनी को ज्वाइन किया लेट्स सपोज इन मई। हमारी डाइट जो होती है एक्चुअरियल के अंदर वो होती है हमारी आईएफओए की होती है अप्रैल एंड सितंबर एंड आईआई की होती है जून एंड नवंबर। एज ऑफ नाउ there are no delays as of now, so as of now the next diet is June and उसके बाद next diet is September and November. So आपके पास 4 बारी डिपेंडिंग कि अगर आपके पास दोनों सोसाइटीज की मेंबरशिप है तो आपके पास 4 बारी पेपर देने के चांसेस होते हैं। आपकी जॉब लगी मई के अंदर विद अ पैकेज ऑफ 4 lakhs। अब जून के अंदर आपके पास दोबारा से ऑप्शन है आईआई से पेपर देने का। लेट्स सपोज आपने एक पेपर आईआई से दिया, कोई भी पेपर जो भी आपका क्लियर नहीं था, आपने पेपर आईआई से दिया। On average, generally, what do you get after clearing one paper in a company is per annum package में 40 to 50,000 का इंक्रीमेंट होता है जब आप CP सीरीज, that is the first series, जिसमें 7 पेपर्स होते हैं, जब उन 7 पेपर्स में से आपका कोई सा भी एग्जाम क्लियर होगा तो आपको 40 to 50,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा टू योर पैकेज। अब 40 to 50,000 का इंक्रीमेंट मतलब मैंने 4 लाख से स्टार्ट करी थी, मेरी जून के अंदर पैकेज कितना हो गया 4,50,000। मैंने एक एग्जाम आईआई से क्लियर किया है, मैंने सिर्फ एक किया है, आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, इससे ज्यादा मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि आपके पास प्रेशर होता है जॉब का। तो मैक्स वी रेकमेंड 2 एग्जाम्स पर डाइट, इससे ज्यादा एग्जाम्स वी डेफिनेटली नॉट रेकमेंड। 4,50,000 हो गया जून के अंदर। अब आप आए भाई सितंबर के अंदर, सितंबर में आपने कहा मेरे को कोई डाइट मिस नहीं करनी, मुझे आईएफओए से भी एग्जाम देना। आपने एक एग्जाम फिर से आईएफओए से देना। अगेन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप अभी सिर्फ अपने 7 पेपर्स ही कंप्लीट करना चाहते हो, आपके पास 4 पेपर्स थे, आप 7 पेपर्स कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपका नेक्स्ट एग्जाम का भी पैकेज कितना बढ़ेगा 50,000 का, अज्यूमिंग आपकी पेपर क्लियर हो जाता है।
सो आपका पैकेज कितना हो गया? 5,04,50,000 was in May, then 4 lakh was in May, then in June it became 4,50,000, then in September it became 5 lakh. Now again, if you are managing your work very well and you are very good in studies and you are finding a time of 1 to 1.5 hours daily, that's a maximum time. अगर आप 1 से 1.5 घंटा रोज का निकाल सकते हो, more than sufficient है. तो आप 5 लाख से आपने नवंबर में दोबारा से इंडिया का एग्जाम देना है. लेट्स सपोज आपका वो एग्जाम भी क्लियर हो जाता है, 50,000 का इंक्रीमेंट आपको भाभी मिल जाता है. 5 लाख से सीधा आपका पैकेज हो गया 5,50,000 का. ये आपका विद इन, देखो मई से लेकर नवंबर तक आपने 4 लाख से 5,50,000, 1.5 लाख का इंक्रीमेंट आपको मिल गया. इसके अलावा आपको स्टडी लीव्स मिली, इसके अलावा आपके सारे एक्सपेंसेस आपके एम्प्लॉयर ने बियर करे, इसके अलावा आपके ऑफिस में रिकॉग्निशन हुई, आपके कलीग के पेपर नहीं निकले, आपके पेपर निकले, आपका जो आपके पैकेज बहुत अच्छा बढ़ गया. अब देखो नेक्स्ट टाइम आपको इंक्रीमेंट कौन सा मिलता है? ये तो हमें एक्चुअल इंक्रीमेंट मिल रहा है. अब आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता है एनुअल इंक्रीमेंट, जो हमारा हर कंपनी का मार्च अप्रैल में ड्यू होता है. सो 5,50,000 तक हो चुके थे आप नवंबर में. मार्च अप्रैल में, लेट्स सपोज मई में आपने ज्वाइनिंग करी, तो मई के अंदर ही आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिल गया. एनुअल इंक्रीमेंट कह रही हूँ मैं, कम से कम भी अगर आपको मिलेगा तो भी आपका 10% एनुअल इंक्रीमेंट तो होगा. तो 5,50,000 का 10%, 50,000 इंक्रीमेंट आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिला, जिसका आपका पैकेज मई के अंदर कितना हो गया? सीधा 4 लाख से 6 लाख. एक साल में यू अर्न 2 लाख. अब एक साल आपने कंप्लीट करे, एक साल कंप्लीट करने पे ही कंपनी कहती है आप प्रमोशन के लिए ड्यू हो. प्रमोशन होना ना होना आपके ऊपर है, लेकिन आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो क्योंकि आपने कंपनी में एक साल कंप्लीट कर लिया. कुछ कंपनी में 2 इयर्स का क्राइटेरिया होता है, कुछ कंपनी में 1 ईयर का क्राइटेरिया होता है, तो डिपेंडिंग यू आर अ पार्ट ऑफ. किसी कंपनी में 3 इयर्स का भी हो सकता है. सो अब ये आपका लक है कि आप कौन सी कंपनी में जाते हो. अब 6 लाख पे आप आ चुके हो मई में. मान लो कंपनी की प्रमोशंस निकलती हैं, लेट्स सपोज विद इन दैट पर्टिकुलर मंथ ओनली 10% आपको प्रमोशन पे जनरली हमें 15% इंक्रीमेंट मिल जाता है, बट वी आर अज्यूमिंग कि आपको 10% ही मिलेगा. तो 6 लाख से 10% इंक्रीमेंट विच इज 6,60,000. तो मोटा मोटा आपकी सैलरी मई एंड तक, नेक्स्ट ईयर के मई एंड तक आपकी सैलरी 4 लाख से 7 लाख होगी. लेकिन ये 4 लाख से 7 लाख कैसे हुई? यू हैव क्लियर्ड 3 एक्चुअल एग्जाम्स, you are getting promotion plus you are working good in your office. अब 7 लाख पे ऑब्वियसली अगर मैं भी होंगी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद 7 lakhs, आई विल गो फॉर मोर. अब जून के अंदर फिर से पेपर है, फिर से 2 पेपर, लेकिन अब हम सोच रहे हैं आप बड़ा वाला पेपर दे रहे हो. आपने सीपी सीरीज कंप्लीट कर दी है, अब आप बड़ा वाला पेपर दे रहे हो, जो हमने सबसे पहले बात की थी सीपी सीरीज. अब वो बड़े वाले पेपर का हमें पता है किसी कंपनी में मैंने आपको सबसे हाईएस्ट पैकेज बताया जो अभी तक चल रहा है, दैट इज 2.5 lakhs. अब किसी कंपनी में 1 लाख है, किसी कंपनी में 1.5 लाख है, किसी कंपनी में 2 लाख है, किसी कंपनी में 2.5 लाख है. सो अगर मैं हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके चले तो आपका 7 लाख से आपने जून के अंदर एग्जाम दिया, उसका आपका रिजल्ट जुलाई तक आ जाएगा, जुलाई एंड तक, और आपका पैकेज लेट्स सपोज अगर आपका वो वाला एग्जाम क्लियर हो जाता है तो 7 लाख से आपका सीधा पैकेज 9.5 टच कर जाएगा. सो लेकिन ये तभी पॉसिबल है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आपके लिए तभी पॉसिबल है जब आप एग्जाम्स निकालोगे. बिना एग्जाम्स के इस प्रोफेशन में ग्रोथ नहीं है. एग्जाम्स के साथ सब कुछ है. तो एक स्ट्रगल है सिर्फ एक अच्छी जॉब लगना. जैसे ही जॉब लगेगी आपको एनुअल इंक्रीमेंट, आपको प्रमोशनल इंक्रीमेंट, आपको एक्चुअल इंक्रीमेंट, फिर आप नेक्स्ट एग्जाम फिर से दो, फिर नेक्स्ट एग्जाम दो, एंड दिस सीरीज विल कंटिन्यू. एंड कुछ कंपनीज में आजकल ये क्राइटेरिया हो चुका है. क्राइटेरिया क्या है कि भाई अगर मान लो कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे 3-4 पेपर निकल चुके हैं, मुझे अच्छा पैकेज 6 लाख का मिल गया है, आई एम ओके विद 6 लाख, अगले साल मेरे को एनुअल इंक्रीमेंट मिल जाएगा, प्रमोशन हो जाएगी, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं पढ़ना, आई एम सेटल्ड इन माई लाइफ. आपकी शादी हो जाती है, आप कहते हो नहीं अब मुझे नहीं पढ़ना. लेकिन कुछ कंपनीज में रिस्ट्रिक्शन हो चुकी है कि अगर आप एक साल में कोई भी पेपर नहीं निकालते तो यू विल नॉट बिकम एलिजिबल फॉर प्रमोशन. सो प्रमोशन पाने के लिए भी पेपर क्लियर करना पड़ेगा. सो प्रमोशन में एक बड़ी चीज क्या देखी जाती है कि भाई आप ऑफिस का काम तो कर ही रहे हो, ऑफिस के काम के साथ साथ आप अपने एक्चुअल पे भी, प्रोफेशन पे भी ध्यान दे रहे हो, क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए. अब कंपनी के लिए क्या फायदा है, कंपनी आपके लिए इतनी सैलरी दे रही है, आपकी एजुकेशनल एक्सपेंसेस बेयर कर रही है, आपको छुट्टियां दे रही है, फिर भी कंपनी को क्या फायदा है. जब आप एक्चुअली बनोगे और जब ये नाम आएगा कि हाँ जी XYZ कंपनी का पर्सन इज एन एक्चुअली, कंपनी को वहां फायदा होता है.
तो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इस एक्चुअल कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एम्प्लॉइज कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं दे आर फोकसिंग ऑन देयर पेपर्स, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं आपसे कि भाई आपको उनका काम भी करना है। आप काम नहीं करो और आप 8 घंटे पढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट एनी इंक्रीमेंट्स। सो काम भी आपको साथ में करना है, आपको 2 घंटे दिन के फाइन करने हैं, 1 घंटा सुबह थोड़े से अपनी सोशल एक्टिविटीज को कम करना पड़ेगा, 1 घंटा सुबह निकाल लो, 1 घंटा शाम को, रात को आप ऑफिस जाने के बाद घर से निकालो, 2 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। ये सीरीज आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, अगर ये सीरीज ब्रेक होगी तो ऑटोमेटिकली आपके इंक्रीमेंट डिफर करेगा। तो अगर आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की जरूरत है तो आपकी सीरीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सीरीज ना ब्रेक करने के लिए ही वी रेकमेंड यू कि जब तक आपको पैसा मिल रहा है तब तक आप और पढ़ो, और आपकी सिर्फ स्ट्रगल तब तक है एक बार 13 एग्जाम्स निकाल लो। अभी मैंने आपको पैकेज 13 एग्जाम्स के बाद वाला नहीं बताया, अब आपके धीरे धीरे पैकेज 7 लाख हुआ, 8, 7.5 हुआ, 9 हुआ, 9.5 हुआ। Once you become a qualified actuary, I'm saying once you become a qualified actuary, sky is the limit. That means there is no limit for package of that particular person who has become a full-fledged actuary. When we say full-fledged actuary, आप बोलोगे मैं 13 पेपर घर पे निकाल के बैठ जाऊँ 3 साल में और मेरे को मेरी जॉब 30 लाख की लग जाए, वो नहीं लगेगी। आपकी पहली बार 3 साल में पेपर ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैंने बार बार रिपीट किया है, सीपी सीरीज आप इजिली ग्रेजुएशन के साथ निकाल सकते हो, बाकी की सीरीज के लिए आपके लिए जॉब होना बहुत जरूरी है। तो विथ आपके पास लेट्स सपोज 5 to 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आपके 13 पेपर्स क्लियर है, आप फेलो बन चुके हो, तो 30 to 35 45 तक, मतलब 35 से लेकर 45 डिपेंडिंग ऑन द कंपनी और अ पार्ट ऑफ 35 to 45 लाख का आपका पैकेज डेफिनेटली आपको इंडिया में ही मिल जाएगा। 5 to 7 इयर्स का एक्सपीरियंस एंड 13 एग्जाम्स for 35 to 45 lakhs पैकेज डेफिनेटली इन इंडिया। और अगर आप कोई अब्रॉड प्लान कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं वर्ल्ड, यू हैव नो इश्यूज इन गोइंग आउटसाइड इंडिया एज वेल, देन डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर। क्योंकि अभी 45 लाख वाले पैकेज में अगर 10% में इंक्रीमेंट आपको मिलेगा ना, तो वो सीधा आपका पैकेज 50 लाख टच हो जाएगा। तो इतने बड़ा पैकेज जब हो जाता है, उसमें एनुअल इंक्रीमेंट भी अगर मिल जाए, प्रमोशनल तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर आप कंपनी शिफ्ट भी करोगे। आप एक पर्टिकुलर कंपनी में एक्चुअली बन चुके हो, अब आपको लग रहा है कि मुझे दूसरी कंपनी में जाऊंगा तो मुझे 30% हाइक मिलेगा, तो लेट्स सपोज 40 लाख पे 30% हाइक, आपका सीधा पैकेज 12 लाख से बढ़ जाएगा। सो दिस इज वेरी, आपको ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हुआ, आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं 5 से 6 पेपर निकाल लूं तो 13 पेपर निकालना कौन सा बहुत बड़ी बात है। सो 13 पेपर निकालना इज नॉट एन इजी टास्क, यू विल हैव टू वर्क, definitely you will have to learn lot of things, you will have to learn with your job, you have to give due respect to your job, you have to work plus you have to study at the same time। लेकिन अभी freshers के लिए I would recommend भी, अगर आपकी maths strong है, आपका maths में interest है, this is one of the good streams that you can definitely think of, and एक ऐसी stream जिसकी अभी हमें near future में कोई downward slope नहीं दिख रहा, एंड जो अभी हमारी इकोनॉमी में चल रहा है उसकी वजह से स्कोप भी इंक्रीज होगा, स्कोप कम नहीं होगा। सो वी हैव ऑनलाइन फैसिलिटीज, एवरीवन इज देयर। सो इसका मतलब ये नहीं है कि इस टाइम पर भी अगर आपको जॉब की जरूरत है तो देयर आर कंपनीज व्हिच आर हायरिंग ऑनलाइन। सो द पॉइंट इज इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ मैं दिन के 2-3 घंटे डेफिनेटली पढ़ाई में दे सकता हूँ, तो देन दिस इज वन ऑफ द गुड प्रोफेशन फॉर यू टू एंटर इनटू। So all those students who have just cleared class 12 and they're waiting for the results, students, this is a high time for you. You cannot wait for the lockdown to be uplifted and then to start your studies, because we do not know when the lockdown will be uplifted, when it will not. Maybe it will take till August time to get everything to be normal. So you cannot wait for your studies to start till then. You can start with your studies, you can plan your exam. I would recommend you, if you are confident in with 80 to 85 marks, you can directly go to IFA Society, plan for CS1 or CM1, बिकॉज अगर आप सितंबर वाली डाइट मिस करते हो तो आपके पास नेक्स्ट डाइट सीधा अप्रैल की आएगी और आपका पूरा ये वाला साल मिस हो जाएगा। तो अगर आप उसके लिए रेडी हो देन इट्स योर चॉइस, बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन लॉकडाउन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद CS1 and CM1. दिस इज डेफिनेटली फॉर दोज हु आर प्लानिंग एक्चुअल साइंस एंड हैव डन विद योर क्लास 12 मैथ्स।
For all those who are in the final year of graduation and want to start actuarial science, again it is high time for you as well. And for you, I will not say CS1, for you I will say CM1 as your the next target. And you should plan for the September diet. एंड बिकॉज यू इट्स योर थर्ड ईयर, आपके पास अभी ये लास्ट साल है, और अगर आपको बीट वट एवर रीजन आपको अभी पता चला एक्चुअल के लिए, तो आपको अपना साल वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आपके पास पेपर्स नहीं होंगे तो आपकी जॉब नहीं लगेगी. जॉब के लिए पेपर चाहिए, पेपर के साथ प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू चाहिए, दोनों चीजें चाहिए. सो यू विल हैव टू फोकस ऑन योर CM1. Students who are in second year of graduation and they are planning कि उनके पास sufficient time है, अगले साल देख लेंगे, to see the competition is definitely increasing day by day. No one is waiting for the lockdown to be uplifting. Students have started their studies. So you should just focus कि भाई अगर मैं ये वाला attempt miss करता हूँ, तो मेरा जो competitor है वो ये वाला attempt में अगर एग्जाम दे देता है और उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो I will be one paper behind my competitor. Again, one paper behind your competitor may give you 3 to 4 months behind you that competitor in getting a job. तो अब उसकी वजह से आपको जॉब लेट मिलेगी, जॉब लेट बनने की वजह से ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीमेंट्स कम होंगी. तो जितनी जल्दी आपकी जॉब लगेगी, ये सोचो उतनी जल्दी इंक्रीमेंट्स मिलेगी. जितनी जल्दी जॉब लगेगी उतनी जल्दी पेपर का प्रेशर आप एम्प्लॉयर पे डालोगे इंस्टेड ऑफ यू. तो आपके लिए जॉब मिलना बहुत जरूरी है, और जॉब मिलने के लिए आपको पेपर्स प्लान करना बहुत जरूरी है. So for all those who are in the last year of graduation, you should plan CM1 in this upcoming time. For all those who are done with class 12, you should definitely plan your September diet, be it CS1 or CM1, depending on your interest in maths and stats. In case इससे ज़्यादा आपको कोई details की requirement है related to CS1 and CM1, you can definitely raise your doubts on our WhatsApp number. Someone from my team will get back to you with all the details. You can go through the course structure, you can go through the videos and can decide which subject to go for. But the only consider is whether you go for self-study or whether you go for coaching, that doesn't matter. The point that matters is you should not waste your time. And again, we are going why to join actuarial profession. So if you are someone who appreciates numbers, who appreciates the potential of numbers, you should consider joining the actuarial profession. So actuaries work for banks, they work for insurance companies, consultancy firms. They are working both nationally and internationally. Again, I'm repeating, areas of general insurance, areas of health, investment, life insurance, pensions, financial risk management. So your career as an actuary will give you the chance to apply your skills in maths and stats to real life, to real world balances. But let me be very clear about this thing as well. मैंने आपको ये तो बोल दिया कि why to join actuarial profession, why not to join actuarial profession. So if you are expecting, I'm repeating, अगर आपकी maths strong नहीं है, आपके पास 11th 12th में maths नहीं था, और आपको लगता है कि आप सीख भी नहीं सकते differentiation integration, then I'm sorry, this profession is not for you. So this profession is only for those students who are either well versed in maths or for any particular reason उनके पास maths में marks नहीं थे class 12 में, लेकिन still उनका interest है and they can think that they can do, then only enter into this particular field. So do not get hyped by this profession कि नहीं इस profession में बहुत ज़्यादा पैसा है, मुझे यही करना है. आप एक एग्जाम के लिए आओगे, मान लो आप कोचिंग लेते हो, आप 4 से 5 चैप्टर्स जब इनिशियल चल रहे होंगे तब तक आपको लगेगा कि नहीं सब कुछ बहुत इजी चल रहा है, एंड जब हम 10 चैप्टर में आते हैं आपको लगता है कि नहीं मेरे पास मैथ्स होती तो मेरे लिए तभी बेटर होता. सो आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको अभी डिसीजन लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आपको एक्सपेंसेस बियर कर लो और उसके बाद आप रियलाइज करो कि नहीं ये मेरे लिए प्रोफेशन नहीं. So you should be good in maths or you should have an interest in maths. There are two things. Either you should be good in maths. If you are good in maths, that is justified in your numbers, in your class 12th numbers. और अभी आपके पास वो नहीं है, लेकिन हर किसी को ये तो पता ही होता है कि मैंने कितना किया, मुझे तो इतना तो पता ही है कि मेरे कितने मार्क्स आने वाले हैं मैथ्स में. तो उससे आप अपना सोच सकते हो कि आपको इस सोसाइटी में, इस एक्चुअल प्रोफेशन में एंटर करना है या नहीं करना. So there are a lot of companies where actually work. We have Eon Hewitt, we have Mercer, we have Deloitte, we have Willis Tower Watson, we have Ernst & Young, we have JLT. These companies are situated in Gurgaon, we have in Mumbai, we have all over India. Pan India target है. बहुत बड़ी कंपनीज हमारी गुड़गांव में भी है, लेकिन इनिशियल लेवल पे आपको आई थिंक इतनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए. अगर मेन थिंग इज व्हाट मैटर्स इज यू शुड गेट अ जॉब, बी इट इन दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली, बी इट इन एनी पर्टिकुलर योर होम टाउन और आउटसाइड योर होम टाउन. You should just look for the good job.
So let's now quickly discuss about the academic junction. So we are the academic junction. We provide coaching for entire series, be it core principal series, be it core practices series, be it specialized principal for both the societies, be it Institute of Actuaries of India and be it IFOA. And we have a team of All India toppers. I myself am an All India topper from Institute of Actuary of India in ST4. That's a pension exam. We have other faculties who themselves are All India toppers in other exams. For the programming facilities, we have an IT faculty who teaches R programming and Excel things. So we are definitely working professionals, corporate faculties. We are here to support you and guide you in your entire actuarial journey. So one thing that definitely segregates us from others is we are like I said कि I have 14 papers in progress. अब इसके लिए आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि अभी तो मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में 13 एग्जाम्स होते हैं, तो मैं क्यों अपने 14 एग्जाम्स बोल रही हूँ. लाइक आई टोल्ड यू कि अर्लियर देयर यूज्ड टू बी 15 एग्जाम्स, सो I was under that particular criteria जहाँ 15 exams होते थे, तो उन 15 exams में से I'm left with the main exam of essay. So I will be giving investment and finance, and after that I will be an investment and finance actuary. So like this, we have different teams of different members who are just about to become qualified actuary. And then someone raised the question, can we benefit from the online classes? Yes, we have 3 type of classes that we are providing. One is classroom classes, one is live online, and one is video classes. Classroom classes means when you are coming to the center. Definitely because of lockdown, that is not possible. The other one is live online. Live online means like we are connecting. And third one is video classes. Video classes means you can access the classes as per your own convenience and your time flexibility in classes. आपके पास video आ जाएगी और आपके पास live online doubt sessions के लिए आपके पास notification आ जाएंगे. So we have video classes with live online doubt sessions. And the strategy which makes us different from others is first of all, we focus on multiple small batches. We do not believe in large batches. We will be having multiple small batches to focus on personal interaction and development. We have an exclusive day, 3D Wednesday. When I say 3D Wednesday, that means doubts and discussion day. In this day, all the faculties, be it me or be it any other faculty, the entire faculty of Academic Junction is available to discuss all your doubts and to discuss all your technical skills, any conceptual knowledge, anything that you would want to discuss. You just need to book your slot and the faculty is available on this 3D Wednesday. And we will be giving you training of Excel and our in-depth training for the online preparation as well. Plus, one more important thing is we are corporate faculty, so we have maintaining regular contacts with different companies and startups, so that you just need to focus on your exam preparation, and we will be building up your resumes. We will be sharing your as and when if you have requirement of job. So we will be sharing your resumes and preparing you accordingly for interviews. But I am repeating again and again, interview preparation is something that you have to work very well apart from clearing exams. And interview में perform करना is very important. आपकी job आपके interview पे बहुत ज़्यादा dependent है. आप paper clear कर लो, लेकिन उसके बाद अगर आपको knowledge नहीं है कि आपने क्या paper clear किया है, that will not help. मान लो आपने CM1 2 साल पहले निकाला और थर्ड ईयर में आपकी जॉब लगी हुआ, आपसे CM1 का कोई क्वेश्चन पूछते और आप कहते हो मुझे तो याद नहीं है, that means you are not well prepared for the interview. तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है. So we have generally at Academic Junction we follow this 5 steps method, be it for any exam, core practices, core principle or specialized principle. So one is first method is you will have to come and attend our classes, be it in classroom, live online or videos mode. Second thing is after attending the lectures you will have to complete your co-reading of that particular chapter. Co-reading is the material which is prescribed by the Institute and Faculty of Actuary. You will have to complete your co-reading of that particular chapter, and after that you have to complete your practice questions at the end of the chapter. Both these things will be discussed in your lectures only. You just have to revise this. Third is very important, summary notes. Actuarial exams के लिए ये चीजें बहुत ज़्यादा important है. ये चीजें अगर कोई क्लास 12th का बच्चा भी निकला है, शायद उसको नहीं पता होगा कि पास पेपर्स इतने करने क्यों इम्पोर्टेंट है, एक सीरीज क्या है. Someone who has cleared 1 or 2 papers and are planning the next paper, आपके लिए ये चीजें बहुत important है. ये 5 steps is something which will definitely help you to crack your exam in the first attempt. I myself have till now all the exams in the very first attempt only. Summary notes means you have to practice chapter wise questions.
When I say chapter wise questions, there are 3 things that you have to practice chapter wise questions. We do not believe in practicing questions at the end of the course. We believe in practicing questions simultaneously while we are completing a particular chapter. So you will have to go through the X series. You will come to know about that once you start attending lectures. You will have to go through past papers IFOA. Third thing, you have to go through past papers IF. Fourth thing, doubts and discussion day. Again, I repeated, 3D Wednesdays here. Your doubts, then discussion with peers, and then finally discussion with faculty. You can come to our center. You can have your discussion doubts in groups. And अभी जब तक lockdown है, तब तक हमारे पास classroom की facility नहीं है. So we have discussion online in groups, and then you can raise your doubts with the faculty of the corresponding subject. And last is assessment and feedback. दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. आप असाइनमेंट्स अटेम्प्ट करते हो और चाहे आप क्लासरूम में आके अटेंड करो, चाहे ऑनलाइन अटेंड करो, वी आर सर्विंग pan India as well as we are serving entire world. We have students connected from London, UK, Germany, from different parts of the world. So how do they attend our lectures? They go for live online or videos. Then they follow these 3 steps that I mentioned, and finally they send their assessments to us for checking. You will get a detailed feedback from each of the faculties of your respective subject. उस फीडबैक में आपको हाईलाइट किया जाता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर एरिया में आपकी कहाँ कमी आ रही है, इस पर्टिकुलर थिंग में कहाँ कमी आ रही है. सो दैट फीडबैक will help you to realize all your important areas as well as your weak areas. So I think I have covered the major topics that we were supposed to cover in this seminar. Now you can ask your doubts in the chat section. Someone has asked, I have to do online class, how to do. Again, for this my team member will get back to you. You can ask them. Someone has asked, ma'am, could you please repeat slide number 10? So let me just quickly go through slide number 10. Slide number 10 is nothing. Slide number 10 is just the practice, hard copy prices of your IR. So this is for starters. ये इतने ज़्यादा important नहीं है. SP series में जैसे यहाँ पे इसका मतलब है कि 11,000 आपके SP series का प्राइस होगा उनके मटेरियल का. Next is after clearing 5 to 6 papers from IFOA, can I get a job in UK? Yes, you can get a job in UK after clearing 5 to 6 papers. Next, someone has asked, I have completed Masters in Actuarial Science. Is there any exemption of paper for me other than ACT? So, currently there are a lot of issues regarding exemption. So, I would ask you, you will have to check with the IFO society only regarding the exemption. आपने किस society से clear किया है, किस society से आपने masters नहीं करी, तो उसके लिए आपको society से ही पूछना पड़ेगा. I don't think there is an exemption. Then, what are the first 5 papers to be clear to get good salary? So again, team member, I would recommend you, my team member would get back to you. You should first focus CM1. CM1 के बाद you can plan for CB1, CB2, CS1. There is no series. ऐसा कोई prescribed description नहीं है कि हाँ यही आपको 5 exams clear करने हैं. From our personal experience, we recommend कि go for those exams which are most important in jobs. So I'm repeating CM1, CS1. If you want to plan an easy paper, you can go for CB1 or CB2 and then CS2, CM2. Entire CP series is important other than CB3. When will be ACET exam? I've already told ACET exam will be, I think, 27th June. As of now, they have declared the date to be 27 June. It was scheduled to be in May, but because of this situation, they have postponed it to June. I am a non-med student, so would it be appropriate for me to join this course? Yes, there is, there are a lot of students, plus we have a very important of our faculty member who himself is from a non-med student and he has 13 exams and he is again an All India ST5 topper. So yes, even if you are a non-med student, the point is you would be having very good knowledge of maths. So that will segregate you from your other students. And when will be the CB1 examination? I'm repeating again, the examination dates are decided by the societies. II Society has not yet declared their dates. It was scheduled to be in June, but because of this pandemic situation, we do not know when will the next exams will be. They are going to declare the dates by 4th May. And IFOA, as of now, they are scheduling it to be end of September. You said there is difficulty in getting job. Please tell about that. Someone has asked me. So, there is no difficulty in getting job. Let me be clear. The point is,
डिमांड सप्लाई की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है एक्चुअल प्रोफेशन में. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड सप्लाई? व्हेन दिस प्रोफेशन स्टार्टेड देयर वाज लॉट ऑफ डिमांड एंड द सप्लाई वाज डेफिनेटली वेरी लेस, so there was everyone was getting a job. Then at the time I started, demand and supply was approximately equal. जितनी demand है उतनी ही supply है. तो भी मेरे को, I just appeared for the first company and in the first company only I got my job with 4 papers. And then now the situation is everyone is getting to know about actuarial. Everyone wants to do actuarial. So supply has certainly been greater than demand. But the point is you have to segregate yourself from others. अब वो सेग्रीगेट करने के लिए ही आपको अपने पेपर्स का काउंट थोड़ा इंक्रीज करना होगा, आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंक्रीज करनी होगी और आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स इंक्रीज होनी होगी. आपको स्ट्रगल 1 महीने की हो सकती है, 2 महीने की हो सकती है, 3 महीने की हो सकती है, बट if you are searching very well, within 6 to 7 months you will definitely get a good job if you have 5 to 6 papers plus good interview skills plus good technical skills. Then someone has asked, ma'am, I don't have much knowledge related to programming languages. Should I pursue this course? Yes, because they are teaching you programming languages from the very basic. We have students who do not know anything about Excel, who do not know anything about R, but still they have cleared CM1 with 90 marks, they have cleared CS1 with 95 marks. So everything is from the basic. Next, what will be the fee structure of the academic junction? Guys, related to academic junction fee structure, we will get back to you separately. I will not be discussing fee structure with everyone. Then someone has asked, is there an EMI option in your classes? So again, please, related to academic junction doubts, please feel free to address all your issues on our WhatsApp number. Call us on our WhatsApp number. The team member is there to handle all your queries related to academic junction. How could a non-med student pursue with economics? You do not have to pursue with economics. You can separately do non-med student, computer science honors जैसा आप कुछ कर सकते हो, या फिर आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो आप वो भी कर सकते हो. आपको इकोनॉमिक्स करने की फिर जरूरत नहीं है. आपको अगर इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो बहुत बेसिक से सिखाया जाता है. सो इवन इफ यू डू नॉट हैव गुड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको सब कुछ, यही इस प्रोफेशन की खासियत है कि चाहे आपने कभी साइंस भी आप क्यों ना कर रहे हो, जो इसमें अकाउंट्स है वो भी बहुत बेसिक से है, जो इसमें इकोनॉमिक्स है वो भी बहुत बेसिक से है. एक चीज मांगता है वो है मैथ्स, जो कि आप चाहे वो कॉमर्स का बच्चा होता है चाहे वो साइंस का बच्चा होता है, दोनों के पास. How many years will I approximately need to clear 5 to 6 papers? So minimum 1 year definitely you will require. Average 2 to 3 years you require to clear 5 to 6 papers. Ma'am, okay. Then I don't think there is anyone. Any other doubt? I'm repeating again. If there is any other doubt to any other, you can raise it in chat. Otherwise, we are good for the day. Okay, then that's it from my side. In case you feel you have any other doubts related to any particular subject and you want to raise any of your questions, you can feel free. You can contact us on our number and the team concerned person will get back to you. Okay, someone has, last question for the day, someone has raised the question, what if you want to go abroad just after graduation? Yes, you can go abroad after graduation. Clear as many papers as you can, then go abroad. I would recommend you should give it only from IFOI, because if you're planning to go abroad, IFOI is worldwide recognized. So just clear your papers and go complete your graduation. You can go abroad, you can get much higher salary than the salary we discussed because of the currency differences. What okay, students, again one more question, what will be the salary after finishing 5 papers? So I think I have answered this question. I have given you the salary level. आपकी job 4 lakhs पे लगी with 3 to 4 papers, and then as you keep on clearing papers and as you keep on clearing papers, you definitely a salary increment is there. So I think I have answered question relating to that, and that's it for the day. Okay, then thank you all. Thank you to all for attending this. For any other doubts, I'm repeating again, please feel free to ask us on our WhatsApp or contact us directly on call. That's it for the day.